खैर मैंने इस बात का जिक्र अपने भाई से नहीं किया कि उसने जाके उस मालिक, जो जगह की औरत मालिक थी, उसको जाके मना किया था या उसकी बीवी ने मना किया था, मुझे नहीं पता। कोई तफसील बात मैंने भी शर्मिंदगी से उस औरत से नहीं पूछी और मैंने उसको बोला ठीक है मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो भी थोड़ा सा मुझे देखती रही जब मैं जा रहा था, उसको भी कुछ अफसोस सा हुआ। बहरहाल मैं चला गया। फिर मैंने इसको कहा तो इसने कहा नहीं नहीं गाड़ियां साथ ही खड़ी करते हैं ना। अरे मैं लेता हूं ना इससे जगह, आप फिक्र क्यों कर रहे हो। बस मैं मुझे वहां पक्का हो गया कि इसने मुझे जगह नहीं दिलानी थी। ये मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा था, इसको मेरी बीवी अपने साथ जापान लेके आई थी। वो पाकिस्तान गई हुई थी और मैंने उसको कहा कि दोनों बेटियों को लेकर हांगकांग आ जाओ, हांगकांग में थोड़ा घूमेंगे, घूम के यहाँ आ जाएंगे। जब मैं हांगकांग गया था ना तो ये भाई उसके साथ आया। तो मैंने उससे पूछा कि इसको कहाँ ले आई, ये तो इतना छोटा सा है। मेरी बीवी ने बोला मेरा भाई है, मैं ले आई, तुम नाराज ना हो बस प्लीज। बहुत ही दुख की बात है ये। और उससे बड़ा दुख इसने मुझे फिर दिया कि तकरीबन मैं मकान ढूंढता रहा, मुझे मेरे मतलब का मकान नहीं मिल रहा था। कभी मकानदार मना कर देता था, कभी मुझे पसंद नहीं आता था। बहरहाल इस खींचातानी में 20-22 दिन हो गए। तो घर का खाने पीने का छोटा मोटा सामान जो रोज आदमी काम पे से वापस आते हुए लाता है, तो वो मैं आगे बढ़ के ले लेता था। कभी मैं ले लेता था, कभी वो ले लेता था। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो इसका फोन आया और ये रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया, कोई मसला हो गया। कहता यार आप हमारे घर के अंदर 1 महीने से रह रहे हो और आपने अभी तक खाने के पैसे भी नहीं दिए। ये शख्स मेरे घर 10 साल रहा है और 10 साल में और 1 महीने में यानी 22 दिन में इसके घर रहा हूं सिर्फ। और 22 दिन के लिए अपने जिसको ये बाप कहता था उससे इसने खाने के पैसे मांग लिए। अच्छा मेरा दिमाग ये था, मैं ही सोच रहा था कि मैं जैसे ही घर में कहीं होऊंगा, सेटल होऊंगा और अपना सामान उठा रहा हूँ ना, तो जाते हुए इसकी वाइफ के हाथ में $1,500-2,000 रखूंगा और बोलूंगा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे घर में रहा। क्योंकि ये जैपनीज स्टाइल है, इसकी बीवी जापानी थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस हिसाब से करूंगा, मगर इसने मुझे उसका भी मौका नहीं दिया। तो मैंने इसको फौरन कहा नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं तो जाते हुए सोच रहा था अभी 2-4 दिन में मेरा घर होने वाला है, तो पता 2 घर देखे मैं वो इंशाल्लाह। तो मैं सोचता चलो चलो कोई नहीं आज ही लेके आते हैं यार गोश्त वगैरह। बहुत छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी, लेकिन मेरे दिल को यहां से घुसी और पीछे से निकली। 2 झटके एक ही हफ्ते में पड़े मुझे, मगर मैं खामोश रहा। ये मुझे याद था कि मेरी माँ मर रही थी, तो उसने कहा था इन लोगों का ख्याल रखना, तुम बड़े हो, बाप के बाद तुम हो, और बाप का हमारे इंतकाल हो चुका था। तो उसके बाद यहां पर जहां भी हलाल फूड होता है हमारे जापान में ना, तो हलाल फूड पे गए तो मैंने, अच्छा उसके बाद दूसरे दिन मेरा घर हो गया, उसकी चाबी मुझे मिल गई। मैंने जल्दी की तो उन्होंने चाबी दे दी, कुछ एक्स्ट्रा किराया वराया उन्होंने कहा 30 दिन या 20 दिन, 12 वो हो गए। चाबी मिल गई तो मैंने उसी दोपहर में इसको कहा कि यार चाबी मिल गई तो मुझे घर का सामान लेना, तो साथ ही चलते हैं। तो 20,000 येन का $200 का मैंने अपने घर का सामान लिया ना, मिर्च मसाले दाल चावल इस तरह का गोश्त वगैरह, तो उतना ही मैंने इसके लिए लिया। और मैंने ये काम 2 दफा किया 1 महीने में, क्योंकि काम तो साथ ही कर रहे थे, डेली साथ ही होते थे। तो मुझे उसका भी कुछ दुख नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर आदमी का अपना ज़र्फ होता है। इसने मुझसे 22 दिन के खाने के पैसे मांग लिए। मेरे घर पता नहीं कौन कौन पला बड़ा जापान में, मेरे दोस्त रहे, मेरे जितने कजिन है रहे, मेरे भाई रहे, मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। खाने पीने का क्या पैसा होता है। उसके बाद अब काम में जब काम में भी कुछ मसाइल आए। वो मसाइल कुछ इस किस्म के थे कि मैं ये चाह रहा था कि मेरी गाड़ियां और इसकी गाड़ियां एक सी ना हो, तो मेरी गाड़ियां और इसकी गाड़ियां एक सी ना हो। तो मैं ही चाह रहा था कि जैसे मेरे पास करोला है, इसके पास भी करोला है, तो फिर कस्टमर अगर इसकी ले लेगा या मेरी लेगा तो दिलों में फर्क आएगा। तो मैंने सब महंगी वाली गाड़ियां उठानी शुरू कर दी जो ये नहीं उठाता था। मसद समझ लें आपके
$15,000 वाली, $20,000 वाली, $10,000 वाली ये गाड़ियां ये उठाता था। $500 वाली, $600 वाली, 700, बस इससे ज्यादा गाड़ियां नहीं उठाता था ये। $1,000 से बड़ी इसकी कोई गाड़ी नहीं होती थी, $1,200 से बड़ी। तो उसमें 1000 में इसको $700-800 बच जाता था, 1800 की बेच लेता था ये। और मैं जो उठाता था वो मैं गाड़ी अगर $15,000 की गाड़ी उठा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी बिकती थी $25,000 की, $22,000 की। तो मुझे एक ही में 20-20, $22,000 $22,000 बचता था। तो मैं क्या करता था कि जाहिर है तो इसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये 4-4, $5-5,000 कमाते हैं गाड़ी में, और मैं तकरीबन 30-25 गाड़ी महीने की बेचता था। और मैं इसकी गाड़ियां भी बेचता था क्योंकि सारी बात मैं ही करता था। और फिर योकोहामा से बेस तक चला के लेके जाना, यानी 40 मिनट जाने के 40 मिनट आने के, मैं दिन में 3-3, 4-4 दफा जाता था इसकी गाड़ी बेचने कि चलो यार इसकी गाड़ियां भी बिकें। मगर उस चीज का कोई सिला नहीं दिया इसने मुझे। और फिर हमारी ये छोटी छोटी बातों में मुझसे तकरार करने लगा। इसकी एक बड़ी गंदी आदत यह है कि ये अपने आप को सही समझता है हर बात में। इसके सारे दोस्त भी यही कहते हैं। मुझे नदीम ने भी 10 दफा ये बात बोली, मुझे 10 और इसके दोस्तों ने ये बात बोली कि ये अपना वन वे अपनी बोलता है, दूसरे की सुनता ही नहीं है। और मैंने भी ये महीना 2 महीने में महसूस कर लिया कि ये तो बात ही नहीं सुनता किसी की। तो बहरहाल वो छोटी छोटी बातें होती हैं काम के दौरान में ना। अच्छा, मैं पूरी जिंदगी बॉस रहा हूं, मेरे पास 20-20, 25-25 लड़के काम करते रहे। मैं हूं ठंडे दिमाग का और ठंडे दिल से बात करने वाला। लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरा जब दिमाग घूम जाए ना तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं सच बोलने वाला और सच सुनने वाला। ये था डबल गेम करने वाला। इसने मेरे साथ एक गेम किया था, वो मेरी जमीन नहीं लेने दी इसने मुझे अपने बराबर की। मुझे वो एक थोड़ा सा था दिल में। फिर वो बहस, हर बात पे बहस, इसकी बहस की बहुत गंदी आदत है, हर बात पे बहस करता है। अच्छा, ना ही इसको पूरी उर्दू आती है, ना ही जैपनीज आती है, इंग्लिश तो खैर आती नहीं है। तो ये मकसद इस तरह से बड़े छोटे का लिहाज खत्म कर देता था बात करते हुए। मुझे बड़ा अफसोस होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इसको बोला कि भाई मैं जो है ना तेरे साथ काम नहीं कर सकता, तेरी जगह पे काम नहीं कर सकता, तो ऐसे ऐसे। तो खैर वो बातचीत तो भाइयों में होता ही है। फिर उसके बाद बात खत्म हो गई। तो फिर मैंने इससे बात करनी कम कर दी। उसी दौरान में मैं साउथ अफ्रीका के, मेरे जो छोटा बच्चा था और वाइफ थी वो साउथ अफ्रीका में थी। मैं फिर साउथ अफ्रीका चला गया और मैं इसको कह गया कि भाई 15-20 दिन है, मेरी गाड़ियां बिके तो बिके, नहीं बिके तो कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा कोशिश नहीं करना, तुम अपनी गाड़ियों पर ध्यान रखो। खैर इसने भी हूं करके बात करके कह दी, नाराजगी थी इसके दिमाग में। मैं भी चला गया। और वो जो नदीम था थोयोबोइकी वाला, उसने बहरहाल मुझे जाते हुए भी कहा कि खालिद भाई, उसने मुझे मेरे ख्याल एयरपोर्ट भी छोड़ा और मुझे कहा कि खालिद भाई कोई मसला हो, कोई बात हो, आप मुझे बता दीजिएगा। उसका कार्ड मैं अभी भी यूज करता था और मेरा उसका लेन देन भी बहुत ही साफ था। उसने कभी मेरे साथ कोई हाथ नहीं किया। तो हमारा काम चल रहा था, अच्छी तरह से बातचीत हो रही थी, सब सही था। उसी दौरान मैं साउथ अफ्रीका चला गया। मैं साउथ अफ्रीका गया हूं तो एकदम कोरोना आ गया और पूरी दुनिया की फ्लाइटें बंद हो गई। एक अजीब आलम हो गया। अच्छा, अब ये था कि जापान ने रूल बना दिया कि रहने वाले जो वापस आएंगे ना, गाइजिन फॉरनर्स, वो 3 दिन होटल में रुकेंगे। और फिर वहां से एक और झटका मेरे लिए इंतजार कर रहा था। और उस वक्त में मुझे भी कोरोना हो गया, मेरी बीवी को भी कोरोना हो गया और पूरे इलाके में कोरोना हुआ था साउथ अफ्रीका, डरबन में। और मैं वहां पर फंस गया।